हेलो, नमस्कार। आप सभी का मेरी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल। मैं एस राठौर सर आपके समक्ष आज लेखपाल के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी जो वैकेंसी चल रही है उसके बारे में, उसका सिलेबस, तत्पश्चात उसमें जो पाठ्यक्रम है तो उस पर हम बात करेंगे। ग्रामीण परिवेश क्या होता है, इन सब पे चर्चाएँ करेंगे। कहते हैं ना कि लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, और लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, हाथ खाली ही सही मगर ऊपर उठाए रखिए। और कौन कहता छलनी में पानी जम नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक इंतज़ार तो रखिए, इंतज़ार तो रखिए। हाँ दोस्तों, जिन्होंने इंतज़ार किया है कि जब से यहाँ देखा गया है कि जिस प्रकार वैकेंसी आती है और पैट आता है, और कोरोना पीरियड के बाद आपको पता था कि पैट आया, तो जिन्होंने कोरोना समय में भी इंतज़ार किया, पढ़ाई की, तत्पश्चात पेपर दिया, पैट में अच्छे मार्क्स बने और इसके बाद इंतज़ार करते रहे, उनके लिए वैकेंसी आ गई है। वो लोग अब पुनः अपनी पूर्ण शक्ति के साथ फिर से खड़े होकर लग जाइए, क्योंकि लेखपाल की वैकेंसी इस समय 8085 आई है। सब लोग लगिए, सबको इसकी बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी। और देखेंगे कि जो अब की बार हमें लेखपाल बनना है, इसको कैसे हमें शूट करना है। जो लेखपाल रूपी टारगेट है, इसको हम कैसे शूट करें, तो सबसे पहले इसके लिए रणनीति एक अच्छी बनाना होगी हमें, है ना। तो चलिए, इसमें कुछ आपका मैं साथ दूंगा। जैसे कि हमने आपको बताते हैं, मेरे यहाँ उरई सिटी में सबसे पहले जो लेखपाल का बैच है आपको इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से दिया जाएगा। जिसमें क्या होगा, आपको अगर कंप्लीट लेखपाल का बैच चाहना हो तो वो भी पढ़ सकते हो। जिसको मात्र ग्रामीण परिवेश पढ़ना हो या मात्र जीएस पढ़नी हो या उसमें से आपको गणित पढ़नी हो, तो इंडिविजुअल भी आकर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। जो आपका बैच मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो सभी लोग इस बैच को जो भी आना चाहें, इसमें आप 10 तारीख से एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल आइए। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो रणनीति बनाएंगे लेखपाल रूपी टारगेट को शूट करने के लिए, तो उसमें होगा क्या। सबसे पहले उसमें बात करेंगे कि लेखपाल का सिलेबस क्या रहेगा। तो लेखपाल के सिलेबस की बात करें, इसमें आपके 4 पार्ट आएंगे, ठीक है। 25-25 क्वेश्चन के आपके 4 भागों में इसको बांटा जाएगा, ठीक है। इसमें पहला रहेगा आपका हिंदी, पहला भाग रहेगा हिंदी, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा गणित, और गणित में भी 25 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका जीएस या सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन, इसके भी आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट आएगा आपका यहाँ पर ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण परिवेश, इसके भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 25। तो दोस्तों ध्यान ये रखना, हमें इसी को टारगेट करना है। इसमें हिंदी के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक रहेंगे, कुछ आपके गणित हैं, तीनों से बीजगणित, अंकगणित और रेखीय गणित, ठीक है। तो तीनों से रहेंगे। इसके बाद ये आपके 2 डायरेक्टली 50 नंबर ये आपका पूरा हो जाएगा। ये आपका मायना रखता है, क्योंकि हिंदी में हर बच्चा कम से कम नहीं है, तो यहाँ आपके 24 है ना, 24 या आपका कोई 25 भी अगर अच्छा पेपर आता है, 25 मार्क लाएगा तो पूरे 25 क्वेश्चन होंगे या 24 होंगे। इसमें गणित में भी 22 से 24 करिएगा आसानी से, ठीक है। 22 से 24 लाएगा। सामान्य अध्ययन में और आपका ग्रामीण परिवेश में, ये आपके लिए थोड़ा सा नया टॉपिक रहेगा। जो बच्चे मतलब पढ़े नहीं हैं, अभी पिछले में इनकी जानकारी नहीं है, तो उसको सिलेबस से खोजने में भी तकलीफ होगी, क्या पढ़ें इसके लिए, क्या नहीं पढ़ें। तो उसके लिए हम आपके लिए इंडिविजुअल ग्रामीण परिवेश के लिए भी बैच चला रहे हैं, और एक कंप्लीट लेखपाल का बैच भी आपके लिए आया है। आप लोग मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं इस बैच को, ठीक है। तो इसकी बात करेंगे। सबसे पहले सबसे आप तीनों से परिचित हैं, इसके बाद इससे भी कुछ लोग परिचित होंगे, कुछ नहीं होंगे। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ग्रामीण परिवेश होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे और आपको ग्रामीण परिवेश पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले ग्रामीण परिवेश पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, सबसे पहले हम ग्रामीण परिवेश को समझने के लिए पहले क्या करेंगे, ग्राम को देखेंगे। कि कहते हैं ना
कि जो हमारा भारत है, गांधी जी जो राष्ट्रपिता थे, इन्होंने कहा कि असली भारत गाँव में है। तो किस प्रकार असली भारत गाँव में है, ये बात करेंगे हम। तो यहाँ बताया गया है गाँव की जो संरचना होगी उनको हम देखेंगे। तो पहला हमारा टॉपिक रहेगा ग्राम, समाज और विकास। क्या है? ग्राम, समाज और विकास। तीन चीजें हैं कि ग्राम क्या होते हैं, समाज क्या होती है और विकास क्या होता है, इन तीनों को, है ना। तो इन तीनों चीजों के बारे में पहले हम देखेंगे कि क्या होता है। तो सबसे पहले बात करें कि ग्राम जो है वो शब्द कैसा है। तो ग्राम शब्द संस्कृत भाषा के जो है, संस्कृत भाषा का शब्द है। तो आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं ग्राम कैसा शब्द है, तो संस्कृत भाषा का। यदि इसका हम हिंदी में बात करें तो ग्राम को हिंदी में गांव नाम से क्या बोलते हैं, गांव कहते हैं। तो गांव हिंदी भाषा का शब्द है, जबकि ग्राम संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है ऐसे व्यक्तियों का समूह, अर्थात गांव होता क्या है या ग्राम क्या होता है। तो इसमें ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसके अधिकांश व्यक्तियों में क्या है, जिसके अधिकांश व्यक्तियों में प्राथमिक, मतलब जो है आपका प्राथमिक या बोल सकते हैं नज़दीकी संबंध पाया जाता है, और जो प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं, जिसके माध्यम से अपना आजीविका चलाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं हम। ठीक है, किसको बोलते हैं, ग्राम बोलते हैं। अर्थात ग्राम की डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों का समूह जिसके अधिकांश व्यक्तियों में प्राथमिक या नज़दीकी संबंध पाया जाता है, और जो प्राथमिक कार्यों में लगे होते हैं, जिनके माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके ये पूरा समूह ही ग्राम कहलाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन आती, क्या आजीविकाएं रहती हैं। तो जैसे कि कृषि हो गया, है ना, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, मतलब मुर्गी वगैरह के जो फार्म होते हैं, ये सब क्या हैं, ग्राम के रोजगार हैं या गांव के रोजगार हैं। और हमारे यहाँ जानते भारत की कृषि मिश्रित कृषि का उदाहरण है, जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन को शामिल किया जाता है। और देखते हैं भारत में लगभग नहीं है तो इस समय 56% लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर थे या कृषि पर निर्भर थे। और कहा जाता है भारत की 70% आबादी कहाँ, गाँवों में रहती है। भारत की 70% आबादी कहाँ, गाँव में रहती है, 70% आबादी। और कहते हैं भारत में गाँवों को भारत का हृदय कहते हैं। जो हार्ट ऑफ विलेज, जो विलेज है उसको हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं, या भारत का हृदय किसको बोला जाता है, तो गाँवों को बोला जाता है भारत का हृदय। ये भी आप क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का हृदय किसे कहते हैं, तो गाँवों को भारत का हृदय बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा गाँव क्या होता है उसके बारे में। अब गाँव के बारे में आगे चर्चा करते हैं। क्या है कि ग्राम का आपका जो है सर्वप्रथम उल्लेख कब मिला। अब हम ऐतिहासिक पीरियड में जाते हैं, ग्राम पे चर्चा करते हैं कि इतिहास में जो आपका देखा गया कि ग्राम का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया, तो कहाँ पर, तो ऋग्वेद में किया गया सबसे पहले। और कितनी बार, 13 बार। सबसे पहले 13 बार उल्लेख मिलता ऋग्वेद में, किसका, गांव का उल्लेख। जैसे गाय का मिलता है, उसको गाय को अगन्या कहा गया है ना, गाय को कहा गया अगन्या। इसी प्रकार ग्राम का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में, और इसका 13 बार उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है अगली, कि जहां पर ग्राम को परिवार के आधार पर परिभाषित किया। अर्थात ऋग्वेद में क्या किया गया है कि जो ग्राम होगा वो एक परिवार के रूप में बताया गया है, जो 2 तरह के होंगे। परिवार कितने तरह के या ग्राम कितने तरह के होंगे, तो ये 2 तरह के होंगे। पहला होगा संयुक्त परिवार, मतलब जिसमें सारे लोग, एक परिवार के सारे मेंबर एक साथ में रह रहे हों, चाचा ताऊ बाबा, है ना, सब लोग क्या हो, एक साथ में रह रहे हों, उसको संयुक्त परिवार के नाम से जानते हैं। और इसमें दूसरा है पितृसत्तात्मक परिवार। ऐसे परिवार में क्या होती है, जो मुखिया होगा परिवार का, है ना, वो क्या क्या होगा, पिता ही होगा, या पितृसत्तात्मक सत्ता बोलते हैं इसको हम। तो ऋग्वेद में कैसी सत्ता थी, पितृसत्तात्मक परिवार का वर्णन मिलता है, और संयुक्त परिवार का वर्णन मिलता है कहाँ, ऋग्वेद में, है ना। तो हमने सबसे पहले देखा कि आपका क्या है, गाँव के बारे में चर्चा की, गाँव का समूह देखा कि समूह मिलकर कैसे कैसे गाँव का निर्माण हो रहा है। ऋग्वेद में इसको क्या बोला गया, तो 13 बार इसका उल्लेख किया गया ऋग्वेद में ग्राम का। नेक्स्ट चलते हैं हम कि आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो संवैधानिक रूप से इसको कैसे व्याख्यायित करते हैं।
तो संवैधानिक रूप से अगर डेफिनेशन इसकी बनाते हैं तो हो जाता है ग्राम जो होता है राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव का समूह कहलाता है। मतलब कह सकते हैं हम संवैधानिक रूप से ग्राम क्या होता है, तो ग्राम राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव का समूह ही ग्राम या ग्राम सभा कहलाती है। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि जो आपका पॉलिटिकल वे से देखेंगे जब हम, तो ग्राम जो होंगे राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट गांव का समूह ही क्या कहलाएगा, ग्राम कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्राम सभा। ठीक है, अब ग्राम सभा की बात करेंगे, ग्राम को जाना हमने, ठीक, फिर इसके बाद ग्राम सभा को। तो ग्राम सभा में क्या देखेंगे कि ग्राम की मतदान सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है, ग्राम सभा कहलाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जो ग्राम है उसकी मतदान सूची में जितने पंजीकृत सदस्य हैं या व्यक्ति हैं उन सब समूह को क्या बोलते हैं, ग्राम सभा बोलते हैं, या ग्राम सभा के मतलब उनको बोला जाता है ग्राम सभा के सदस्य बोल दिए जाते हैं। ठीक है, या उस ग्राम के निवासी बोले जाते हैं। ठीक है, अब हमने बात कर ली ग्राम की, तो ग्राम क्या होता है, इसी की बात की कि पॉलिटिकल बेसिक कैसे होता है, डायरेक्ट डेफिनेशन कहाँ से आई, उसका ऐतिहासिक पीरियड क्या रहा, ये बात की हमने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। जब ग्राम की देखिए, अब ग्राम क्या होगी, कुछ समाज है ना, क्योंकि ग्राम, समाज और विकास तीन हमारी बातें होंगी। तो अब हमारी समाज पे बात करते हैं कि समाज होती क्या है। तो सबसे पहले समाज को देखेंगे कि समाज क्या होती है। तो समाज की बात करें, कोई भी स्थान विशेष जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित कर रहते हों या रहे हों, वहां क्या कहलाती है, समाज कहलाती है। अर्थात कह देंगे कोई भी स्थान विशेष जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया कर रह रहे हों उसे हम बोलते समाज, है ना। कैसी अंतःक्रिया, मान लो किसी ने किसी के पास भैंस बंधी घर पे, ठीक है, उसने दूध निकाला, पड़ोसी के यहाँ भैंस नहीं है, उसके यहाँ कोई और काम होता है, मान लो उसके यहाँ परचून की दुकान है, तो वो जाके दूध दे देगा, उससे क्या ले लेगा, उससे आप जो भी परचून की सामग्री होगी उससे ले लेगा, है ना। तो एक दूसरे का आदान प्रदान करके उसमें सहभागिता निभा रहे हो, ऐसे ही समूह को समाज कहते हैं। ठीक है, तो गाँव में असली समाज वास्तविक देखा जाए तो गांव में ही है, और अब कुछ गांव की रूपरेखा बदल रही है तो उसमें भी थोड़ा रूखापन आने लगा है ना। तो ये हम कह सकते हैं समाज क्या होती है, कोई भी स्थान विशेष जहां पर दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया कर मतलब एक दूसरे को प्रभावित करते हुए रह रहे हों उसे हम क्या बोलते हैं, समाज बोलते हैं। उसको आपस में समाज बोला जाता है। एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं, उसने उसकी हेल्प कर दी, उसने उसकी हेल्प कर दी, ठीक है, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, उसको हम समाज बोल देते हैं। ठीक है, समाज शब्द। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे चलेंगे हम, किसकी बात करते हैं, विकास की। जब हमने पढ़ लिया ग्राम, पढ़ लिया समाज, पढ़ ली, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे विकास पे। ठीक है, तो विकास क्या होता है, देखिए पहले तो हमने ग्राम पढ़ा, फिर हमने आपके समाज को पढ़ा, फिर हमने विकास पढ़ा। अब विकास में क्या है, व्यक्तियों की अपनी अंतःक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है, विकास कहलाता है ना। विकास की डेफिनेशन क्या होगी, व्यक्तियों की अपनी अंतःक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप समाज में सकारात्मक परिवर्तन होता है, विकास कहलाता है। तो ध्यान देने की बात यह है कि विकास के बारे में बात क्या करें, जो व्यक्ति रह रहे थे जिस गांव में, उसके बाद फिर समूह बना, एक दूसरे की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, समाज बना, और समाज के द्वारा जो व्यक्तियों की अपनी अंतःक्रिया हो रही है जिसके परिणाम स्वरूप समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है, सुधार हो रहे हैं। जैसे कि कोई पढ़ा रहा है तो शिक्षा का विकास हो रहा है ना, कोई कुछ नई टेक्नोलॉजी ला रहा है तो उसमें आपका विकास हो रहा है, या मान लो किसी के पास लैपटॉप है, इसके बाद उसने लैपटॉप से कहा मुझे कुछ फॉर्म भरना है तो ये हेल्प दे दी, इससे क्या होगा, वो फॉर्म भरेगा, नौकरी करेगा, तो ये सकारात्मक परिवर्तन होगा, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, विकास बोलेंगे। वो विकास करेगा, उस गांव का लड़का, उस ग्राम का नागरिक क्या करेगा, विकास करेगा।
अब हम इन तीनों को अगर मिलाकर एक डेफिनेशन क्रिएट करते हैं, क्या ग्राम समाज और विकास क्या होती है, एक शब्द में बोलेंगे या एक वाक्यांश में बोलेंगे, तब कैसे बनाएंगे, तो उन्हीं तीनों का हमने यहाँ मिक्सअप किया है कि कह सकते हैं व्यक्तियों का वह समूह जिसमें प्राथमिक संबंध पाया जाता है। व्यक्तियों का वह समूह जिसमें प्राथमिक संबंध पाया जाता है और वे आपसी अंतःक्रिया करके प्राथमिक कार्यों को संपन्न करते हैं, जिससे समाज में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है, उसे ही ग्राम समाज विकास कहते हैं। ठीक है, तो पूरा ये हो गया, तीनों शब्द हो गए हमारा ग्राम समाज विकास। ये हमारा टॉपिक है कि ग्राम समाज विकास क्या होता है। तो सबसे पहले व्यक्तियों का वह समूह जिसमें प्राथमिक संबंध, मतलब जो प्राथमिक संबंध होती हैं, प्राइमरी जो उनमें संबंध होते हैं, संबंध पाया जाता है और वे आपसी अंतःक्रिया, मतलब एक दूसरे की हेल्प करके प्राथमिक कार्यों को संपन्न करते हैं, जिससे समाज सकारात्मक रूप से आगे बढ़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ग्राम समाज और विकास कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ग्राम समाज विकास या हमारा ग्रामीण परिवेश जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या महत्व है, कि किस प्रकार से हमने उसकी बनाई, सोसाइटी बनाई। अब उसको ग्राम समाज को चलाने के लिए कुछ मुद्दे रहेंगे। ठीक है, तो उन पे बात करेंगे कि सबसे पहले ग्राम समाज जैसे मान लो बन रहा है ये सब, तो उसके लिए कुछ प्रशासनिक इकाइयों की ज़रूरत होती है ना, आज के कानूनों की ज़रूरत होती है। उन सब पे फिर हम चर्चा करेंगे। कैसे, जैसे कि अगर देखा जाए एक ग्राम के लिए कुछ ज़रूरी था, तो सबसे पहले एक 73वां संविधान संशोधन होता है। 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से आपको पता है कि सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज का गठन किया जाता है। इसके बाद उसी के आधार पर हमारे यहाँ ग्राम सभा की संरचनाएं चलाई जाती हैं, तो हम उस पर थोड़ा सा बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखा जाएगा, आपके बारे में आज हमने पढ़ लिया है ग्राम और इसके बाद समाज और विकास, है ना। नेक्स्ट हमारा आगे हम अपने टॉपिक में बताते हैं आपको कि इसका प्रथम जो आपका अध्याय होगा उसमें होगा ग्रामीण प्रशासन, क्योंकि ग्राम में कैसे प्रशासन होता है, कौन कौन लोग उसमें सहायक होते हैं, क्या नियम कानून होता है, कैसे चलता है, तो ये सारी जानकारी आपको ग्रामीण प्रशासन पहले आपकी जो यूनिट रहेगी इसमें उसके घटक और कार्यों के बारे में बात करेंगे कि ग्रामीण प्रशासन के कौन कौन घटक होते हैं, क्या उसके कार्य होते हैं, है ना। जैसे लेखपाल के काम क्या रहते हैं। इसके बाद में देखो हमने बताया भी है कि ग्रामीण प्रशासन में विकास के आयाम कौन कौन से हैं, तो आपकी आयाम है कैसे विकास करते हैं। तो सबसे पहले ग्रामीण अवसंरचना में विकास संस्थाएं, मतलब जो ग्राम की अवसंरचना बनती है उसमें कुछ विकसित जो विकास करती हैं वो संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी संस्था उसमें कार्यरत रहती है। फिर गांव का विकास करने के लिए स्थानीय प्रशासन कब लाया जाता है, इसको बोलते हैं हम स्थानीय प्रशासन या स्वशासन की बात करते हैं। तो इसमें स्थानीय प्रशासन जो आपका आता है स्वशासन, इसमें क्या होता है, पंचायती राज को पढ़ेंगे, है ना, जो आपका अगर देखा जाए 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से लाया जाता है। और इसी में आपको बताएंगे पंचायती राज में जो जमीनी स्तर पर जो व्यवस्थाएं थी गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी के लिए पंचायती राजों का गठन किया जाता है। और जो सिविल वाले बच्चे होंगे वो सब जानते होंगे कि जो गवर्नेंस पढ़ते हैं कि अर्थात प्रशासन पढ़ते हैं, उनका एक अलग से ही सब्जेक्ट होता है, सब जानते हैं कि आपको पढ़ने को मिलता है गवर्नेंस, है ना। तो गवर्नेंस ही आपको पढ़ने को मिलता है। इसके अंतर्गत उन सब ने पढ़ रखा होगा जो सिविल के स्टूडेंट होंगे। बाकी जो नए हैं लेखपाल दे रहे हैं या जो वीडियो देंगे, ये सब लोगों के लिए हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। और आपकी क्लास में जैसे कि पहला है, इसके हम कुछ घटक पढ़ेंगे, जैसे आपको दिखाते हैं, जैसे राजस्व लेखपाल। ये क्या है, राजस्व लेखपाल जो होता है किस प्रकार कार्य करता है, इसकी व्याख्या कैसे की गई है, ये किसके अधीन काम करता है, इसका अगर वर्णन देखें तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी राजस्व लेखपाल के बारे में। जैसे कि जो अभी पद आए हैं 8085 राजस्व लेखपाल के, तो इसके बारे में इसके क्या क्या कर्तव्य हैं, कौन से इसके बुक पे इसका या लेटर पर कौन पे इसका उल्लेख रहता है, ये प्रशासन की
कौन के स्तर की कड़ी है, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। इसकी बात कहाँ इसको अभी लेखपाल बोला जाता है, कब इसको पटवारी बोलते थे, इसके नीचे कौन काम करता है, और ये अपनी रिपोर्ट सबसे उच्चतम अधिकारी किसे देता है, ये सारी जानकारियाँ आपको यहाँ मिलेगी, है ना। पूरा ऐतिहासिक पीरियड में भी बताया कि लेखपाल की व्याख्या कब होगी, है ना, कैसे कैसे चला है, ये पूरा आपका लेखपाल के बारे में सारी जानकारी रहेगी, है ना। इसमें परगना जो अधिकारी होता है उसके अधीन इसकी क्या सेवाएं रहती हैं, लेखपाल से संबंधित दस्तावेज कौन कौन से होते हैं, खसरा क्या है, खतौनी क्या होती है, इन पे कैसे नोट किया जाता है, खसराओं में क्या वर्णन रहता है, इसमें कितने कॉलम होते हैं या कितने इसमें खाने होते हैं, है ना, खसरा खतौनी के खाने वगैरह, ये सब क्वेश्चन बनते हैं आपके डायरेक्ट। तो इन सब पर हम टोटल चर्चा करते चलेंगे। और हमारा ये क्लास है जो कंप्लीट बैच में लेना चाहते हैं, उसमें कंप्लीट बैच लेखपाल का 10 से 1 मॉर्निंग में चलेगा, 10 से 1। और इसके बाद जो इंडिविजुअल आपको लेना है, जिसको ओनली ग्रामीण परिवेश पढ़ना है, तो उसके लिए अलग से टाइम में रहेगी, एक सुबह एक शाम को, ठीक है। तो आप आकर के, और इसके बाद देखिए इसमें और भी हमने दिखा रखा है कैसे इसका स्तर रहता है। सबसे ऊपर लेखपाल काम कर रहा है, उससे नीचे अमीन काम करता है, फिर कानून गो, तहसीलदार, SDM जिसको आप परगना मिनिस्टर वो बोलते हैं, फिर जिलाधिकारी, ऐसे कार्य करते हैं। इन सब के बारे में आप पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अमीन का काम क्या होता है, अमीन क्या करते हैं, लेखपाल के कार्य कौन कौन से होते हैं, लेखपाल क्या करता है, इन सब के बारे में बात करेंगे, है ना। तो पहला टॉपिक आपका इसी प्रकार रहेगा कि इसमें किस प्रकार से इन पे चर्चा करेंगे, ठीक है। इसकी जैसे कृषि में बात करेंगे कि कृषि कब से कब तक प्रारंभ होती है, लेखपाल जब जाता है यानी कि रिपोर्ट बनाने तो कब उसको जाना चाहिए, ये सारी चर्चाएं हम करेंगे। इसके बाद जो भी बच्चे अगर पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, उरई से लोकल हैं, तो वो डायरेक्ट मंत्रा क्लास इसमें आ सकता है। और या तो फिर आप पूछ सकते हो, टाइमिंग है, कोई कन्फ्यूज़न है तो इस नंबर पर, है ना, इस नंबर पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कंप्लीट जो लेखपाल का बैच है वो मॉर्निंग में 10 से 1 रहेगा। और जो इंडिविजुअल आपको जिसको पढ़ना होगी, ग्रामीण परिवेश या GS इंडिविजुअल पढ़नी होगी या मैथ पढ़नी होगी, तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपना बैच पूछ सकते हैं किसी भी समय किसी भी टाइम, ठीक है। तो दोस्तों अब हम यहीं पर आज अपनी क्लास को ऑफ करते हैं और आप तक जानकारी पहुंचा दी गई है। अब जो व्यक्ति या जो बच्चा जो भी इस विद्यार्थी आना चाहे क्लास में आके संपर्क कर ले। अंबेडकर चौराहे पर मंत्रा क्लासेस है, आप लोग वहां आ सकते हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कौन कहता आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर शिद्दत से उछालो तो यारो। चलिए आपके लिए मंत्रा क्लासेस उरई में SS फूड अंबेडकर चौराहे के पास मंत्रा क्लासेस में लेखपाल का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें 8085 वैकेंसी आई, उसके लिए टारगेट किया जाएगा। कंप्लीट लेखपाल बैच लीजिए या ग्रामीण समाज एवं विकास और सामान्य अध्ययन का इंडिविजुअल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आपको संडे टू संडे फ्री करंट क्लास रहेगी स्टूडेंट सर की तरफ से। थैंक यू।